आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सर्दी अपने चरम पर पड़ रही है भाई। हैं बीनू, सयक, अपेक्षा, हैप्पी सॉल बेटा, प्रणाम बेटा, प्रणाम। मोनू भैया, हाइट एंड डिस्टेंस की पीडीएफ दोनों पार्ट क्या, 1 और 2? नंबर 1 लगा दो पहले। डन। चलिए बेटा, बताइए दोस्त। हाइट एंड डिस्टेंस बेटा टॉपिक आप लोगों ने किया था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई। बच्चों, सेकंड वाली शीट में टोटल 75 सवाल थे। क्या बताइए बेटा, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हो गए होंगे आपसे? 67 नंबर सवाल नहीं बना, 73 भी नहीं हुआ। रुकिए 1 मिनट, रुकिए। पहले हम पीडीएफ को ऐड तो करें, उसके बाद बतियाएंगे तुमसे। अपडेटेड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 2। दोस्तों, इस शीट में टोटल 75 क्वेश्चंस थे। आप ये बताना बेटा, इन सारे सवालों को आप लोगों ने एक बार ट्राई तो कर लिया, अटेम्प्ट तो कर लिया होगा? ठीक है बेटा। लगभग 2 ही बच्चों सवाल डाउट आ रहे हैं बच्चों के। एक तो मैं चलता हूं बेटा, सवाल नंबर आपका है 67। 67 कहां है भैया? इरा बेटा, ये बताना 61 से पहले तो कोई डाउट नहीं है आपका? बिफोर 67, इससे पहले तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, इतना काम तुम लोगों ने किया बेटा, शानदार। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। ओके। मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर बनाया मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर समकोण बनाया गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सुनो बेटा, ऐसा है, देखो मेरी बात समझो। एक तो है मीनार, ये मीनार है काफी ऊंची। इस मीनार को अपन ने नाम दे लिया ए बी। ठीक है। इससे 100 मीटर दूर, इससे बेटा 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर की दूरी आ गई। 100 मीटर दूर एक भवन है, एक घर है बच्चों, और इस घर की जो ऊंचाई है ना, वो आपको दे दी गई 40 मीटर। 40 मीटर। इतना क्लियर? मैंने भवन को मान लिया बेटा सी डी, और मीनार को मान लिया ए बी। इनके बीच में जो दूरी है, मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर बनाया गया कोण समकोण है। क्या बच्चों लैग आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं, बीच में हल्का फुल्का हो गया होगा। सुनो बेटा, देखो आपको लैंग्वेज क्या बोली, फ्रॉम ए टावर ए राइट एंगल इज फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द हाउस बाय द टॉप एंड बेस ऑफ द टावर। देखो, एक तो इससे आपने ये कोण बनाया, और एक आपने इससे ये वाला एंगल बनाया। आप मेरी एक बात को समझना, मीनार के टॉप और मीनार के बेस द्वारा, इस भवन के ऊपर बनाया गया ये एंगल 90 डिग्री है। क्या क्या बच्चों, इस एंगल को समकोण नाम दिया गया? क्या ये बात समझ में आई? आपको सवाल में साफ साफ बोला कि बिल्डिंग मीनार के टॉप से और बेस से इस मकान के टॉप पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री है। तो एक बार मैं तुमको देखो कहानी समझा रहा हूं बेटा, इस सीधी सीधी लाइन को मिलाओ, इसका नाम दे लो आप ई। ठीक है। ये ऊपर वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये नीचे वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। हाँ। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है मेरे दोस्त, ये इधर वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा ही बनेगा क्या? अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा आएगा। अच्छा, बीडी बीडी अगर 100 मीटर है, तो क्या सीई भी 100 मीटर आएगा? सीई भी 100 मीटर आएगा? जी हाँ। बच्चों, सीडी अगर 40 है, तो क्या बीई भी 40 आएगा? क्या ये भी 40 मीटर बनेगा क्या?
यहां तक की बात में किसी बालक को कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत तो मुझे बताओ बेटा। इतनी बात में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। तो कुल मिलाकर अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को ना ए चाहिए, ए ई। मैं इस ए को एक बार एच लिख रहा हूं, ए को एच। अगर किसी तरीके से अगर हमें एच मिल जाए, अगर किसी तरीके से इस एच का मान मिल जाए तो मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी ना बेटा। अगर कोई व्यक्ति हमें कान में आके एच का मान बता जाए तो आपको सारी बात बेटा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब समझो एक बार इस सवाल में देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल सी बी सी डी की बात करो, बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में बच्चों, ट्रायंगल बी सी डी में टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बनेगा, थीटा की जगह बनेगा 90 माइनस थीटा। इसी एंगल की बात हो रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चे, तो 40 अपॉन 100 होता है। तो यहां से क्या मैं आपको यह कह सकता हूं क्या, कॉट थीटा आ गया 2/5, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि टेन थीटा आएगा 5/2। इस सवाल में टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/2। क्या बच्चों टेन थीटा का मान 5/2 आएगा? आपने कहा जी हां सर। अब चलते हैं ट्रायंगल एईसी पर। अब चलते हैं ट्रायंगल एईसी पर। एईसी में जो टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बच्चे ये बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन एच अपॉन 100। परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 100। टेन थीटा में ऑलरेडी ज्ञात कर चुका हूं 5/2। टेन थीटा में ज्ञात कर चुका हूं 5/2 h/100 के बराबर है। अगर मैं इस जानकारी को सॉल्व करता हूं बेटा, तो h आपका 250 आ गया, h 250 आ गया। हमने h को फाइंड कर लिया। ये h मतलब ए ई की वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक का मान 250 है। मैंने कहा था भैया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई तो इनका जोड़ आएगा, 250 और 40 का जोड़ आएगा 290 आएगा बच्चे, 290। 250 वो 40 ये 290 बन गया, 290। सवाल इजी, अरे सारे सवाल इजी बनते हैं, इस पर टफ सवाल कोई बनती नहीं है, टफ सवाल कोई आता ही नहीं है बेटा। विलेन भैया आप क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो बेटा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो ना। आपको ये कह रहा है, देखो मेरी बात को समझो, एक 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, सॉरी 100 मीटर नहीं है, एक एक मीनार है, कितनी ऊंची है पता नहीं है। इससे 100 मीटर दूर एक भवन है 40 मीटर ऊंचा, ये है 100 मीटर और ये है 40 मीटर। आपको सवाल में यह कहा गया था कि इस टावर के एक तो टॉप से और एक इस टावर के बॉटम से इस मकान के टॉप पर बनाया गया ये एंगल 90 डिग्री है। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90। और अगर ये एंगल 90 है बच्चे, तो मैंने अपनी मर्जी से ना इस लाइन को बनाया, इसको बनाकर मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल 90 माइनस थीटा मान लिया, ऐसे किया। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो ऐसा करते ही बेटा अपना सवाल बन गया, ऐसा करते ही अपनी बात सॉल्व हो गई। 67 नंबर की बात बेटा क्लियर सब बच्चों को? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसके बाद बताओ बेटा, इसके बाद बोलना 68 नंबर सवाल सबने कर लिया क्या? अच्छा बेटा, हैप्पी सॉल्व। आपने बेटा गोल्ड हेड डेडिकेट किए बेटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। थैंक यू। 68 नंबर सवाल आप सबने कर लिया। 69 नंबर भी आपने कर लिया होगा। नहीं बेटा, एंगल का बाइसेक्टर कहां कहा गया? तुमको सवाल में बताया गया क्या क्या एंगल का बाइसेक्टर होगा बच्चे? बिल्डिंग कितनी ऊंची है बेटा, आपको आइडिया नहीं है इस बारे में, एंगल का बाइसेक्टर नहीं लगा पाओगे बेटा। 32 मीटर ऊंचे एक घर की छत से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45। 45 के सवाल तो मतलब बेहद इजी हैं। अब बच्चों को डाउट आया जी 70 नंबर सवाल में। एक पहाड़ी और एक टावर समान तल पर खड़े हैं, ठीक है। पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन टावर के तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ओके। और टावर के शीर्ष का कोण पहाड़ी के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। टावर अगर 50 मीटर ऊंचा है, टावर अगर 50 मीटर ऊंचा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेटा आपको यह बताना है कि उस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बनेगी। आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, देखो ये आपके सामने एक पहाड़ी है, काफी ऊंची है, पता नहीं कौन सी पहाड़ी है, और ये एक टावर है केवल 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर। देखो पहाड़ी ऊंची है, टावर ऊंचा है, इस बात का आइडिया कैसे लगेगा आपको? ये देखो ना कि पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन टावर के तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। अब पहाड़ी का नाम दे लो ए बी और टावर का नाम दे लो सी डी। इस सवाल में क्या डाउट आया? ये तो डाउट आना ही नहीं चाहिए कभी तुम्हें, ये तो डाउट कभी आना ही नहीं चाहिए बेटा। और आपको ये बोला कि पहाड़ी के तल से टावर का जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है 30 डिग्री।
दो एंगल दिए हुए हैं। अरे तो इसमें तो बीडी कॉमन है ना बेटा, बीडी कॉमन है तो बीडी से बात बन जाएगी, बीडी से बात बन जाएगी। पहले तो आप ट्रायंगल लो बेटा, पहले आप ट्रायंगल लेके चलो बी सी डी वाला। बी सी डी में जो tan 30 आएगा, tan 30 क्या बनेगा, 50 अपॉन बीडी। बोलो बोलो बोलो। तो यहां से बीडी आ गया 50√3। क्या बोलो, ये 50√3 आएगा क्या? और 60 डिग्री वाले मामले में √3 गुना कर लो सीधा, 50√3 का √3 से गुना करोगे 150 मीटर आंसर आना चाहिए बेटा। ए आंसर बनना चाहिए, ए। क्या ए उत्तर नहीं आया तुम्हारा? आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 और 60 की बात है। लास्ट के 5 सवाल और थे। शीतल कह रहे हैं 71 भी नहीं हो पाया सर। क्यों नहीं हो पाया भैया? 71 में भी कोई दिक्कत है क्या? ये झील है, झील। अरे झोल नहीं है, ये झील है, झील। इसको झील लिखना है, मात्रा की गड़बड़ है। सुनो, कोई बात नहीं, 400 मीटर आया तो बढ़िया बात है समीम, बहुत बढ़िया। समीम, कल के पेपर में आपकी रैंक 3rd आई थी क्या? कल के पेपर में आपकी रैंक 3rd आई थी क्या? उसमें मैं देखा था 7th रैंक थी। अच्छा, एक झील से 200 मीटर ऊपर बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, इसके परावर्तन से झील में बना अवनमन कोण 60 डिग्री है। बेटा इसके जो परावर्तन मतलब इसकी जो इमेज, इसका जो एक रिफ्लेक्शन बना, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बादल की ऊंचाई कितनी है? तो बादल की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड इज। एक बात मुझे बताइए, आप एक सिंपल सी बात ये समझना, ये बच्चों एक झील है, ये बच्चों एक झील है, यहां पर एक झील है, झील काफी लंबी चौड़ी है। झील से 200 मीटर दूर एक बिंदु से, झील से 200 मीटर ऊपर एक बिंदु से, बेटा ये झील से 200 मीटर ऊपर दूर एक बिंदु है। थोड़ा सवाल नीचे बनाऊं क्या? इसमें तो यार वो क्लाउड भी बनेगा, फिर ऊपर इमेज भी आएगी उसकी, कोई बात नहीं। ये मान लो एक झील, बच्चों मैंने ये मान ली, ए बी एक झील मान लो, एक झील का पॉइंट मान लो, कोई बात नहीं। 200 मीटर दूर ऊंचा एक बिंदु है, यहां से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां पे एक बादल है बच्चों, यहां पर एक बादल है, इस पॉइंट पे यहां पर एक बादल। इस 200 मीटर दूर ऊंचे बिंदु से जो बादल का उन्नयन कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एक बात ये समझ में आई? इतनी सी बात देखो बेटा, एक बार ये ए बी मैं झील मान रहा हूं, ए बी एक झील का नाम दिया गया है। और यहां से बच्चों मैंने आपको बताया कि एक बादल की जो ऊपर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब देखो बादल की परछाई भी नीचे बन रही है बेटा, बादल की परछाई भी यहां बन रही है। ये अपना क्लाउड है और ये उस क्लाउड की यहां इमेज बन रही है। देखो बेटा, ये जो नदी है, झील है, उसके नीचे बनेगी परछाई, पानी के अंदर बनेगी। तो पानी के अंदर जब परछाई बनेगी यहां पर, यहां मैं उसकी शैडो मान लेता हूं। और इसका जो अवनमन कोण है, इसका जो अवनमन कोण है ये वाला, ये अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री बेटा। इसी पॉइंट से ये अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ये बात समझो बेटा, ये पॉइंट है झील, झील से 200 मीटर ऊंचा एक बिंदु है, वहां से एक बादल का एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और यहां से परछाई का डिप्रेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये बात तुमको सवाल में बोली है, ये बात तुमको सवाल में कही गई है। इतनी बात समझ में आई? हमें ये पूछा गया बादल की ऊंचाई कितनी है। देखो बेटा, बादल की ऊंचाई ना झील से 200 तो ये है ही है, ये x अपने को और चाहिए, ये x अपने को और चाहिए। थोड़े नाम दे लो समझने के लिए। ए बी आपने वो दे रखा है, इसको दे लो आप सी डी, इसको नाम दे लो आप ई ई, और इसका नाम दे लो आप एफ। बताओ भाई, एक बार जो मैंने नाम नूम से लिखे हैं बेटा, ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो 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 बोलो। जी हाँ, ये बेटा जो इमेज बनती है क्लाउड की, देखो ये इमेज यहां बन रही है इस जगह पर, बादल अपना है बेटा ऊपर के सिरे पर, और ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। टारगेट इस एक्स तक पहुंचना है। और एक्स तक आप कब पहुंच पाओगे बेटा? एक्स तक आप कब पहुंच पाओगे? देखो, अगर मेरे को ना कोई व्यक्ति सीडी का मान बता दे, सीडी बता दे या ए बी बता दे, सीडी या ए बी बता देना, तो अपना काम हो जाएगा, अपनी बात बन जाएगी। आप ये सारी बात समझ पाओगे? अच्छा भैया सुमित, नहीं वाटर लेवल पे क्यों बनेगा भैया? इमेज आपको नीचे दिखेगी ना भाई, जो झील है, झील से नीचे दिखेगी बेटा इमेज आपको। ऊपरी पॉइंट से इमेज तो आपको नीचे नजर आएगी भाई, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा। एक बार इसका बेटा डायग्राम बना लीजिए, सवाल का डायग्राम क्या बनना चाहिए वो डायग्राम को आप समझ लीजिए, डायग्राम की जानकारी को आप समझ लेना बेटा। अच्छा, आपने उसको एग्जैक्टली वाटर लेवल बना दिया ना, आपने उसको बनाया होगा वाटर लेवल पे, तो वहीं से आपसे गलती हो गई।
कोई बात नहीं। एक बात बताइए, ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं बेटा, अपने पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं राइट एंगल, एक तो बन रहा है सी डी ई, एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास सी डी एफ। दो ट्रायंगल की थ्योरी है, एक तो सी डी ई को पढ़ना है, एक सी डी एफ को पढ़ना है, दोनों से अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। पहले आप बात करो बच्चे, पहले आप बात करो ए सी डी ई के बारे में। ट्रायंगल सी डी ई में 1030, 1030 क्या बनेगा? तो आप कहना जी x बटा सी डी बनेगा, x बटा सी डी। 1030 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, बराबर हो गया x बटा सी डी, x बटा सी डी। क्या बच्चों इस तरह से x बराबर आ गया, सॉरी सी डी आ गया x रूट 3x। और ये बात तो हम जानते ही हैं, ये वाला पॉइंट रूट 3x आएगा, ये बात आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट रूट 3x बनना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक की बात में? कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किसी को? अब अगली बार बेटा ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल सी डी एफ। अगर मैं ट्रायंगल सी डी एफ की बात करता हूं, देखो इसमें 1060 क्या बनेगा? इसमें 1060 क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बच्चे 200 प्लस बी एफ एफ बी बटा में बेस रूट 3x, यही बनेगा। तो इसका मतलब रूट 3x बराबर 200 प्लस एफ बी, यानी कि बच्चों आपके इस तरह से एफ बी का मान कितना आ गया? 3x माइनस 200। बोलो, आई बात समझ में? एक बार ना बेटा इस सवाल को अपन अगले पेज पे करते हैं, ऐसे मामले में गड़बड़ रहेगी बेटा, बीच में वीडियो नहीं आ पाएगी या सवाल नहीं बन पाएगा। एक बार इसको आप अगले, अरे यार पूरा मिटा दिया क्या, शिट, कोई बात नहीं। देखो एक बार आप समझो, पूरे सवाल का तरीका समझो क्या है, दोबारा बना रहा हूं मैं डायग्राम, आपका स्पेस पूरा होना चाहिए सवाल के लिए। ये बच्चों एक झील है, और इस झील से 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है, ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई 200 मीटर। 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है, यहां पर आपने एक क्लाउड देखा, यहां पर आपने एक बादल देखा। क्लाउड का आपने ये जो एंगल देखा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण था। ठीक उसी समय पर बादल की नीचे छवि बन रही थी, इमेज बन रही थी पानी में। जो पानी में ये इमेज बन रही थी बेटा, आपने इसका एंगल देखा, नीचे वाला एंगल देखा, और ये एंगल जो इस समय बन रहा है छवि का, ये बन रहा है 60 डिग्री। ये सवाल है, ये 60 डिग्री। अब हमें ये पूछा कि झील से, ये झील है, ये वाला पॉइंट है ना, लास्ट लाइन है, ये झील है बच्चे, झील से पानी की इसकी ऊंचाई क्या बनेगी? आपने मान लीजिए इसके नाम दे दिए ए बी। ये ए बी आपको सवाल में पता है 200 मीटर है, आपने 200 बेटा वो x मानेंगे बेटा, वो बता रहा हूं, स्पेस कम है भाई इसलिए आपको यहीं से बता रहा हूं। ये वाला पॉइंट x मान लो, ये d मान लो, ये e मान लो, और ये f मान लो, ऐसे। अब देखो ये ऊपर वाला, ये इतना सा पॉइंट भी 200 ही आएगा, ये इतना सा पॉइंट भी 200 ही आएगा क्या बेटा? ये वाला पॉइंट भी 200 ही बनना चाहिए ना। अगर ए बी 200 है तो डी ई भी 200 आएगा। जी हाँ। अब ये अगर 200 आएगा तो इस, ये पानी है, इसको मैं मार्क करने के लिए यहां बता रहा हूं, ये जो डार्क है ना, ये पानी है बच्चे, ये पानी है। तो अब बेटा आप सीई निकालना है आपको, सीई नहीं निकलेगा आर्यन, हम ज्ञात करेंगे सीडी, हम सीडी ज्ञात करेंगे बेटा, और सीडी ज्ञात करेंगे तो सीई अपने आप आ जाएगा 200 जोड़कर। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पॉइंट पे, हम ज्ञात करेंगे केवल सीडी, और सीडी ज्ञात करेंगे। जय हो प्रभु, प्रभु बीच में आ गए हैं जी। तो बेटा देखो आपने इस सवाल में केवल एक ही बात करनी है, सबसे पहले ट्रायंगल एडीसी को देखो, एडीसी। अगर आपने ट्रायंगल एडीसी को देखा बच्चे, ट्रायंगल एडीसी को, तो यहां पर ये वाली लाइन रूट 3x बनेगी क्या? इसको आपने रूट 3x लिख दिया, एडी का मान ज्ञात कर दिया रूट 3x है, बिना माथा पच्ची किए, बिना पेन उठाए आपने इसको रूट 3x लिख दिया। आपने कहा सर क्लियर है। अब बेटा मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए डी एफ की, ट्रायंगल ए डी एफ में, ट्रायंगल एडीएफ में, एडीएफ में बच्चों, एडीएफ में जो पूरी पूरी लाइन है ना, ये पूरी पूरी लाइन है, क्या बोलते हैं इसको? ईसी। ईसी बनेगी 200 प्लस एक्स, ये बात आपको पता ही है, ये बात तो आपके माइंड में सेव है। 1060 क्या बनेगा? 1060 बच्चों बताओ 1060 का मान क्या बनेगा? 1060 का मान क्या बनेगा? ये 1060 है, 1060 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया डीई बटे एडी। अब डीई का मतलब डीई नहीं, डीएफ, सॉरी डीएफ, 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 डीएफ। बेटा ये झील है, ये झील है, यहां से जितना ऊपर ये था ना, उतना ही नीचे आएगा।
यहां से जितना ऊपर था ये उतना ही नीचे आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी 200 प्लस एक्स बनेगा क्या? मतलब ये इतना सा पॉइंट, झील से जितना ऊपर था इमेज उतना नीचे बनाएंगे। ऊपर भी अगर 200 प्लस एक्स था तो नीचे भी 200 प्लस एक्स आएगा। यानी आपने अगर डीएफ लिखना ना, डीएफ है तो डीएफ आएगा 200 और 200 400, 400 प्लस एक्स। डीएफ जो बनेगा 400 प्लस एक्स बनेगा और बटा में आएगा √3x, बटा में आएगा √3x। ये स्टेप बताओ, यहां से ये झील है, ऊपर 200 प्लस एक्स था तो नीचे भी 200 प्लस एक्स आएगा, तो ये पॉइंट हो गया जी 400 प्लस एक्स। tan 60 का मान √3, √3 बराबर 400 प्लस एक्स बटा √3x। √3 से गुणा कीजिए, 3x बराबर 400 प्लस एक्स, 2x का मतलब आ गया 400 और x का मतलब कितना आया 200। आपने कहा जी x कितना आएगा 200, लेकिन हमने तो आपसे पूछा था झील से बादल की ऊंचाई, तो 200 ये और 200 ये, झील से बादल की ऊंचाई आ गई 400। 400 मीटर आपके सवाल का उत्तर था। कौन सा ऑप्शन था? सी वाला ऑप्शन। सी को टिक कर लेना बेटा। पूरा डायग्राम कैसे बनता है, पूरी बात कैसे बनती है, डायग्राम को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, डायग्राम बनाने का कंसेप्ट आपको फॉलो करना चाहिए, और कोई सवाल में टिपिकल जानकारी नहीं है बेटा। भैया विकास, ये झील का वाटर लेवल है, यहां से जितनी ऊंचाई पर ये होगा बेटा, परछाई उसकी उतनी ऊंचाई के अकॉर्डिंग बनेगी, जितना ऊपर था उतना ही नीचे बनेगा। शुभम भैया बड़ा सवाल है, सवाल आगे भी करने हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना भाई एक बार, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना सवाल की एक बार। बताओ भैया, 72 तो सवाल आपने कर लिया होगा, बेहद आसान सवाल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बन जाएगा, ड्राइंग करके भी कर लिया होगा और आपने फॉर्मूले से भी कर लिया होगा सवाल। 73 भी कर लिया क्या? शुभम मेरे भाई रिकॉर्डिंग चेक कर लेना भाई एक बार, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक जहाज का जमीन पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, तो जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही हो, तो जहाज की गति ज्ञात करनी है। मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किमी इकट्ठा है ये, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात। सुनो बेटा, जहाज उड़ाया कभी है? जहाज उड़ाए हो कभी जीवन में? नहीं, चलिए आज उड़ाते हैं। हैप्पी सोल आपने देखे हुए उड़ते हुए, बहुत पास पास से देखें। सुनो बेटा, देखो ये मैंने एक बिंदु मान लिया बेटा, इसका नाम है ए बी। जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है, इस ए वाले पॉइंट पे एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन। कल सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पे ए बिंदु पर देखो जहाज उड़ रहा था, और आपने इस पॉइंट से देखा, आपने इस पॉइंट से देखा, तो ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा था ना, ये एलिवेशन एंगल बन रहा कितना? 45 डिग्री। पहली बात समझो बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा था जब जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। 15 सेकंड के बाद में जहाज थोड़ा आगे बढ़ गया, इधर चला गया। 15 सेकंड के बाद में जहाज इस बिंदु पर आ गया जिसका नाम है सी, और अब आपने इसी बिंदु से एंगल देखा ना, तो अब आपका ये एंगल निकल कर आया 30 डिग्री का। अब ये एंगल बनकर आया 30 डिग्री का। देखो जहाज की ऊंचाई तो बेटा वही रहेगी कांस्टेंट, जहाज की ऊंचाई तो वही रहेगी कांस्टेंट। भैया जहाज तो सीधा उड़ रहा है, तो एरोप्लेन आपने अब सीडी ज्ञात कर लिया। ये सवाल है, एक बार लैंग्वेज को फिर समझ लो बेटा, सवाल ड्राइंग करना आना चाहिए, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता। ए बिंदु पर जहाज था, आपने इस ई बिंदु से एंगल देखा तो 45 डिग्री का एंगल बना। 15 सेकंड आगे जहाज उड़ गया ये वाला, तो ये दूरी अगर मिल जाए, ये ए सी की दूरी अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाए बेटा। ए सी की दूरी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, और ये काम तो अपन कर ही पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले ट्रायंगल ए बी ई को फोकस करो, ए बी ई। ए बी ई में ये एंगल 45 डिग्री है। 45 का मतलब ये लाइन 3000, ये लाइन अगर 3000, तो बी ई भी 3000 मीटर आएगा क्या? अरे केवल एक बार बता दो, बी ई तुमने ज्ञात कर लिया क्या? बी ई, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं ट्रायंगल सी डी ई की बात कर रहा हूं, सी डी ई, ये वाली डिस्टेंस भी 3000 मीटर है क्या? अरे ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना। और 30 डिग्री के मामले में ये पूरी लाइन बताओ, ये पूरी लाइन 3000√3 आएगी, ये वाली, ये पूरी लाइन ईडी 3000√3 आएगी। आप कहोगे जी हाँ सर। ये वाली जो लाइन बची बेटा, ये 3000 गुणा √3 माइनस 1 कह सकता हूं क्या? ये रेशो मैंने पहले बताए हैं आपको, अब तो पूरी कहानी बता रहा हूं। मेरा फोकस है बीडी ज्ञात करना। देखो बीडी बोलो या एसी बोलो, बात तो एक ही है। बीडी बोलो या एसी बोलो, बात तो एक ही है। तो एसी कितना आ गया? 3000 गुणा
√3 - 1, यानी कि 3000 गुणा 0.732 कह दूं, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो बेटा, ये आ गया जी 2196 मीटर। 2196 मीटर। बच्चे ये इतनी दूरी आपके हवाई जहाज ने 15 सेकंड में कवर की है। 2196 मीटर 15 सेकंड में कवर की है, तो एक सेकंड में इतनी दूरी कवर की होगी क्या? अगर 15 सेकंड में 2196 गया है, तो एक सेकंड में 2196 बटे 15 गया होगा। ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड, ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड नहीं, सवाल कहता है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो किलोमीटर पर आवर में कर लो, 18/5 से गुणा कर लेना। 18/5 से गुणा करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ये बच्चों किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, और ये आपके सवाल का उत्तर। अब क्या करें, इसको 3 से काट लो 5, 3 से काट लो 6। अब सवाल बन चुका है 2196 गुणा 6/25। बटा में 25 मत किया करो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिया करो। 2196 गुणा 24 बटा में 100। बस बटा में 100 वाला काम तो कर ही लेंगे। 2196 को 24 से गुणा कर लो, इतने किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। 6 चौका 24 का 2 कैरी, 36 और 2 38 का मतलब 3 कैरी, ये 7, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 1 कैरी, 18 और 1 19 का मतलब 1, 3 और ये 4 हो गया बेटा। 4, 8 2 10 का मतलब 1 कैरी, 8 9 17 का 1, 8 3 11 और 1 12 और ये 5, 527.04, यानी कि बच्चे करीब करीब 527 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ये ऑप्शन थोड़े चेंज कर लेना, किलोमीटर पर आवर की बात आएगी, किलोमीटर पर आवर। आपको सवाल में चाल पूछी गई थी ना, आपको सवाल में चाल पूछी गई थी, किलोमीटर पर आवर बनेगा, किलोमीटर पर आवर। अब बताओ बात समझ में आई? इन्होंने आपसे बिना मतलब ये बोल दिया कि आप स्पीड बताओ, आप ये बताओ वो बताओ। बेटा कुछ नहीं है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी अगर मिल जाती है, दूरी अगर मिल जाती है बच्चे, तो उसके बाद आप डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, स्पीड ज्ञात कर सकते हो। हाँ भैया हासिल होती है, हासिल। 73 नंबर सवाल समझ में आया क्या? हाइट एंड डिस्टेंस के बच्चे ये मतलब एक्सट्रीम लेवल है, ये बढ़िया से बढ़िया सवाल बनते हैं, इसी प्रकार के सवाल हाईएस्ट होते हैं, और कोई सवाल थोड़ी बनता है। बताइए 74 और 75 को कर लिया पूरा आपने, कितने डिग्री एंगल है? 60 और 45 का, बहुत इजी होगा। और ये 45 और 30 का सवाल है बस। लीजिए दोस्तों, ये आपका टॉपिक बेटा अब पूरा हो गया जी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का बेटा पूरा हो गया। ऐसा ही है बेटा होगी, मेरा बैलून वाला सवाल भी ऐसा ही है, बैलून थोड़ा ऊंचा उड़ता है, वो सवाल भी ऐसा ही बच्चे, पर नया नहीं है यार। वही एंगल बनता है 30 का, 45 का, 60 का। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो क्लास में लास्ट में आपको और करवा देंगे, चिंता मत करो। चलिए लिखो बेटा, आज नया टॉपिक, नई बातें, मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम मान। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको मैं बहुत पेचीदा नहीं बोलूंगा। आजकल ये सवाल कम आते हैं बच्चे, आजकल ये सवाल कम आते हैं। एक समय था, एक जमाना था बच्चे, जब इस प्रकार के सवाल बहुत आया करते थे। मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर कर दिए जाते थे, लेकिन आजकल इनका यूज कम कर दिया गया। फिर भी चलो, कई बार यूज आ ही जाता है, कई बार सवाल बन ही जाते हैं। तो कैसे कैसे सवाल बनेंगे और कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इन बातों को अपन करने वाले हैं। तो बच्चे 2 मिनट का ब्रेक अभी ले लें क्या है, फिर कहानी शुरू हो जाएगी अपनी, फिर कहानी चलेगी लगातार, फिर ब्रेक नहीं लेंगे बेटा, अपन 5:30 तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, 2 मिनट के बाद मिलते हैं, कहानी कंटिन्यू।
चलिए बच्चे, बेटा स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। देखो बेटा, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए ना आपको थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के मान तो याद ही होंगे, हालांकि उनका यूज तो इतना नहीं आता, पर आपको बताने की देखो एक एरिया बता रहा हूं, गौर करना एक बार ध्यान से। साइन साइन थीटा के मान देखते हैं अपन। 0 डिग्री पे क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है बच्चे? 1/2। साइन 45 डिग्री पे क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री पे क्या होता है बच्चे? √3/2। और 90 डिग्री पे आता है बच्चे 1। तो मतलब आप ये कहोगे क्या बेटा, आप ये कहोगे क्या कि साइन के मान अगर मैं 0 से 90 तक जाता हूं, 0 से 90 तक जाता हूं बेटा, तो ये लगातार लगातार बढ़ते जाते हैं। 0 से 90 तक देखो बढ़ रहे हैं, ये 0 है, ये 0.5 है ना, फिर ये 1/√2 है, √3/2 है, ये लगातार मान इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज होते होते बेटा ये 1 पर पहुंच जाते हैं, इंक्रीज होते होते ये 1 पर पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको बेटा साइन के बारे में, अगर मैं आपको साइन के बारे में एक बेसिक सी बात बताऊं बेटा, देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना बेटा, साइन थीटा का जो मान होता है ना, ये एक्चुअल में 1 और -1 के बीच ही एग्जिस्ट करता है बस। साइन का जो मान होता है वो 1 और -1 के बीच ही एग्जिस्ट करता है। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताए थे 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। पता है आपको? एएसटीसी याद है? हाँ। अब देखिए साइन के जो मान बनते हैं ना, उनको अगर मैं आपको एक सिस्टम से बताऊं कि साइन के मान कैसे बनते हैं, तो आप एक बार सिर्फ समझना, ये केवल मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं। बेटा देखो, ये वैल्यू है 0, ये यहां पर वैल्यू आती है मान लो +1 और यहां वैल्यू आती है -1। तो साइन का मान क्या होता है? जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, तो साइन का मान इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और मैक्सिमम अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं बेटा, 90 डिग्री पे साइन अपने मैक्सिमम पे होता है, 90 डिग्री पे साइन अपने मैक्सिमम पे होता है, 1 पे होता है। फिर ये मान बेटा देखो कम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और करते 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 180 पर आकर, 180 डिग्री पर आकर ना फिर से साइन 0 हो जाता है। नहीं, -1 तो नहीं होगा बेटा, 180 डिग्री पे साइन 0 होता है, 180 डिग्री पे साइन 0 होता है। साइन देखो 0 से 90 तक लगातार लगातार बढ़ता है, उसके बाद फिर ये आगे घटता है और 180 पे बन जाता है। फिर बेटा ये देखो और नीचे जाएगा और जाएगा ऐसे, यानी कि -1 कहां बनेगा? -1 बनेगा 270 डिग्री पे, और फिर ऐसे करते 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 360 डिग्री पर ये 0 बन जाता है। ये बच्चों साइन का स्ट्रक्चर होता है, ये साइन के मान का स्ट्रक्चर होता है। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा बच्चों इसी प्रकार के ऑर्डर में चलता है कि 0 से लेकर 90 तक मान बढ़ते हैं, फिर 90 से 180 तक कम होते हैं, लेकिन लेकिन साइन की जो रेंज है ना, साइन की जो रेंज है ना, वो -1 और +1 के बीच में रहती है। देखो आगे भी आप कोई भी एंगल निकालोगे ना, तो साइन बेटा इसी प्रकार एग्जिस्ट करेगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, तो मतलब इसी क्रम की पालना करेगा। 450 पे फिर साइन का मान 1 हो जाएगा, फिर बेटा 540 पे इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस वाली बात को समझ पा रहे हो? ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चे, कैलकुलस आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसमें बहुत डीप नहीं जाना, बस ये इतना समझ लो, साइन थीटा जो होता है ना, -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कॉस के बारे में। देखिए कॉस जो होता है ना, कॉस बेटा, कॉस जो होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू 0 पे, ये +1 पे, ये -1 पे। तो कॉस 0 की मान 1 होता है, यहां से शुरू होता है, यहां से घटते 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 90 डिग्री पर आकर कॉस बताओ 0 बन जाता है क्या? अरे कॉस 0 डिग्री पर तो होता है 1, कॉस 0 डिग्री पर तो होता है 1, और 90 डिग्री तक आते आते मान घट जाता है, 0 बन जाता है। और फिर 90 से आगे बेटा, 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में आते आते क्या बताओ ये नेगेटिव हो जाता है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव बनेगा। 180 की अगर बात करूं ना, 180 डिग्री की बात करूं, तो वहां कॉस होता है -1। 180 डिग्री पे कॉस कहां बनता है? -1 में। हाईएस्ट इसका मतलब मैक्सिमम, लोएस्ट जो बोलेंगे मिनिमम मान होता है -1। फिर ये मान बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा, और बेटा 270 डिग्री पर आकर फिर से 0 बन जाएगा। ऐसे इसका क्रम चलता है। और देखो देखो बच्चे गौर से देखो, 270 से आगे चलेगा, फिर पॉजिटिव आ गया ना, और 270 से आगे का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बजाय चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, और चौथे क्वाड्रेंट में यानी देखो ये कॉस पॉजिटिव होता है। मेरी बात को समझना, इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है बच्चे, कॉस का ग्राफ इस प्रकार बनता है। लेकिन आपको इस ग्राफ की बात को ज्यादा चिंता मत करना, बस इतना समझ लेना, कॉस थीटा का मान भी ना
प्लस 1 और माइनस 1 के बीच ही चलता है। कॉस थीटा का मान भी प्लस 1 और माइनस 1 के बीच चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, -1, मैक्सिमम क्या बन सकती है, +1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, +1। बस इतनी सी बात एक बार समझ में आई। ये तुम इस प्रकार के ग्राफ चाहे मत बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं कुछ बातें तुमको बता रहा हूं, इनको ध्यान से देखना। ये अपना रूल नंबर फर्स्ट है। स्टार्टिंग के सवाल बेहद इजी लिए जाएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा +1 होगा या -1 होगा। थीटा एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा एंगल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा इसका मान किस किसके बीच में होगा, तो क्या बच्चों ये भी बताओ +1 -1 के बीच होगा। थीटा एंगल तो कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो साइन थीटा एंगल की बात कर रहा हूं। यहां पे तुम थीटा लिखो, थीटा प्लस अल्फा लिखो, यहां पे 5 थीटा लिखो, थीटा बटा 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो साइन की बात कर रहा हूं, साइन का कोई भी मान होगा ना, वो बेटा -1 से +1 के बीच एग्जिस्ट करेगा। जैसे किसी सवाल में बोल दिया जाए साइन थीटा बटे 2, क्या बताओ इसका मान भी +1 और -1 के बीच रहेगा क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ, लेकिन बेटा अगर मैं इसका गुणा किसी चीज से कर दूं, ए साइन थीटा बोल दूं, ए साइन थीटा, तो इसका मान बताओ किसके बीच में रहेगा? तो बेटा इसका मान ना +a और -a के बीच में रहेगा। ये +a और -a के बीच में रहेगा। ए कोई वेरिएबल है बच्चे, ए कोई वेरिएबल है, ए कोई वेरिएबल है, ए कुछ भी हो सकता है, ए कोई नंबर हो सकता है बच्चे। तो इसका मान देखो, आप मेरी बात समझो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 साइन थीटा का मान बताओ, तो आप कहना गुरुजी या तो ये +5 होगा या -5 इनके बीच में रहेगा। ऐसे जैसे आपने कहा 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा का मतलब या तो ये 7 होगा प्लस का या माइनस का 7 इनके बीच में रहेगा। इनसे कम ज्यादा नहीं हो सकता, -7 से कम नहीं हो सकता, +7 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन की रेंज तो -1 से +1 है। 7 से गुणा करोगे तो -7 से +7 होगी। बात तो एक ही है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। मुझे एक सवाल का फटाफट उत्तर दीजिएगा। 9 साइन 5 थीटा, 9 साइन 5 थीटा की रेंज क्या होगी, जल्दी से बताओ। किन किन के बीच होगा? तो आप कहिएगा सर ये -9 से +9 के बीच होगा, -9 से +9 के बीच होगा। ये हमेशा -9 से +9 के बीच आएगा। पहला पॉइंट सबको क्लियर? मिनिमम और मैक्सिमम का ये पॉइंट नंबर 1 है। पूरी चीजें आपको पॉइंट में तोड़ तोड़ के बताऊंगा, उसके बाद इसके सवाल करवाऊंगा। लगभग 60 70 80 सवाल करवाऊंगा बच्चे। इतने सवाल करने के बाद आप यकीनन इस टॉपिक के भी एक्सपर्ट बन जाओगे। एक नंबर पॉइंट मेरा क्लियर। नंबर दो पॉइंट ये बात है बच्चे कॉस थीटा की। कॉस थीटा में भी वही सिस्टम है, रेंज होती है वो +1 और -1 के बीच होती है। अब आप इसमें कुछ भी लिख दो, कॉस 3 थीटा इसकी रेंज क्या बनेगी भैया? इसकी रेंज भी तो 1 और -1 के बीच ही बनेगी, क्या फर्क पड़ेगा? थीटा तो कुछ भी आ सकता है। अगर किसी सवाल में मैं आपको ये बोलूं कि कॉस 2 थीटा प्लस 3 अल्फा, ये वाली बात, इसकी रेंज क्या होगी? वही होगी। अरे थीटा एंगल की जगह कोई भी एंगल पुट कर सकता है ना, थीटा एंगल की जगह कोई भी एंगल पुट कर सकता है, हमें एंगल से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम इसके बाहर किसी चीज से गुणा कर देते हो, जैसे बी कॉस 2 थीटा प्लस 3 अल्फा, इसकी रेंज अगर कोई पूछे तो इसकी रेंज आप कहना जी -b से +b के बीच होगी। इसकी रेंज होगी -b से +b के बीच होगी। यानी कि दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई, आपको एक बात समझ में आ गई कि सर अगर कभी आपको ऐसा सवाल दे दूं कि 5 कॉस 3 थीटा की रेंज बता दो, रेंज, रेंज का मतलब इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, तो आप कहना जी -5 और +5 के बीच होगा। -5 से +5 के बीच होगा, इसका मान तो कुछ भी हो सकता है, हमें पता थोड़ी है। अगर मैं आपको बोलूं 7 कॉस 4 थीटा बटे 3 ऐसे, तो इसका मान बताओ क्या बनेगा? इसका मान दोस्तों -7 से +7 के बीच आएगा। 2/3 कॉस 5 थीटा बता दीजिए किसके इक्वल बनेगा? तो इसकी रेंज जो बनेगी वो -2/3 से +2/3 के बीच बनेगी। यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? क्लियर। तीसरी बात, आप लोगों ने यह समझा है कि साइन थीटा की रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच होती है। कॉस थीटा की रेंज होती है वो +1 से -1 के वो बीच होती है, इसी में आती है। बेटा
टेन थीटा की रेंज क्या होती है? टेन थीटा की रेंज, देखो टेन थीटा की रेंज होती है ना, ये प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट तक कुछ भी हो सकती है, कोई पता ही नहीं। ये बहुत बहुत वाइड है, प्लस एक से माइनस एक के बीच कुछ भी हो सकती है, इंफिनाइट से इंफिनाइट तक हो सकती है, इसके बारे में कोई सीमा नहीं है। कॉट थीटा की रेंज भी प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट तक कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। टेन और कॉट की रेंज बेटा अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब कि माइनस में भी इंफिनाइट प्लस में भी इंफिनाइट, कितनी लंबी चौड़ी बनेगी कुछ नहीं पता। क्लियर? लास्ट एक बात समझना, माइनस एक बात समझना, सेक थीटा, सेक थीटा की रेंज भी प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट होती है। कोसेक थीटा की रेंज भी प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट होती है, लेकिन इन दोनों के मामले पर एक बात ध्यान रखना, सेक और कोसेक के मान माइनस एक तथा प्लस एक के बीच नहीं हो सकते। ये समझो, सेक और कोसेक के मान कुछ भी आएंगे, सेक और कोसेक के मान कुछ भी आएंगे बेटा, लेकिन माइनस एक और प्लस एक के बीच में नहीं हो सकते। जैसे मेरी बात समझना, ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है बच्चे, ये जीरो है, यहां पर माइनस एक है, ये एक प्लस एक है, और ये है आगे इंफिनाइट है, प्लस का इंफिनाइट, और ये माइनस का इंफिनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेक और कोसेक के मान है, वो मेल कर दिया क्या पेपर का लड़ा? ठीक है, एलिगेशन वो, चल ठीक है, जो आपने देखा बेटा, देखो सेक और कोसेक के मान ना यहां से लेकर यहां तक कुछ भी आ सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन यहां इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में सेक और कोस का आना मना कर दिया। माइनस एक से प्लस एक के बीच में नहीं आ सकते, माइनस एक से प्लस एक के बीच में नहीं आ सकते। एलिगेशन वाले आगे पीडीएफ के टेलीग्राम पर बेटा, एलिगेशन की पीडीएफ आ गई ना? ठीक है, 5 बजते ही बेटा लड़के भाग जाते हैं, सरकारी नौकरी से ज्यादा फील लेते हैं लोग हमारे स्टाफ के, सुई 5 पे चढ़ती नहीं है, पहले भाग जाते हैं। सुनो सब बच्चे, बेटा ये बात लिख लोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस एक से प्लस एक के बीच मैटर करते हैं, टेन और कॉट माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट के बीच में काम करते हैं, और बेटा सेक और कोसेक जो होते हैं ये माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट के बीच चलते हैं, लेकिन बेटा माइनस एक और प्लस एक के बीच नहीं हो सकते, माइनस एक और प्लस एक के बीच में नहीं हो सकते। अगली बात, अगला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना बच्चे। मेरे पास कोई एक नंबर है ए, मेरे पास कोई एक नंबर है ए कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन बात कर रहा हूं रियल नंबर की, इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में बच्चों ए कोई नंबर है और ए की पावर मैं करता हूं एन, देखो ए की पावर करता हूं एन। अब यहां पर मेरे सामने दो सिचुएशन बनती है, एन अगर मैं एक ऑड नंबर मान लेता हूं, विषम संख्या, मतलब ए की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट आपको पता है नेगेटिव भी बन सकता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी बन सकता है, और इसका रिजल्ट जीरो भी बन सकता है। ए की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, ए की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? अरे सुनो, जैसे -2 का मैंने पावर कर दिया 3, तो ये रिजल्ट -8 बन गया। अगर मैंने 2 की पावर 3 किया तो रिजल्ट 8 बन गया, 0 की पावर मैंने 3 की तो भी 8 0 बन गया। तो मतलब कि अगर किसी नंबर की पावर ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट मुझे पता नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं। नहीं हूं ना बेटा? अरे बताओ बताओ, कंफर्म तो नहीं हूं। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन एक बात समझो, ए की पावर अगर इवन नंबर होती, अगर ए की पावर इवन नंबर होती, अगर एन कोई सम संख्या होती, अगर एन कोई इवन नंबर होता, तो क्या बताओ ये नंबर हमेशा पॉजिटिव बनेगा या जीरो बनेगा? क्या भाई, 0 की पावर अगर मैं 8 भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा? तो भी जीरो रहेगा। यानी कि अगर कभी पावर इवन चढ़ जाए, अगर किसी चीज पे पावर इवन चढ़ जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। -1 की पावर मैं 4 करूं, 6 करूं, 8 करूं, 10 करूं, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, लेकिन -1 की पावर अगर 5 कर दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगी। तो आप ये बात समझो बेटा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कभी भी ए की पावर अगर इवन नंबर होना, ए की पावर ई का, इवन का मिनिमम मान हमेशा 0 होता है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए की पावर इवन, इवन कुछ भी हो सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसकी बात आपको बताऊं तो इसका मिनिमम मान हमेशा 0 होगा। देखिए मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
कम से कम जीरो बनेगा, कम से कम जीरो। अरे बताओ, इवन नंबर आने पर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, तो मतलब कम से कम जीरो बन सकता है, जीरो से कम कभी नहीं बन सकता। ये वाली बात समझ में आई सारे बच्चों को? अच्छा एक बात मुझे बताना, बड़े धीमे नहीं बताऊंगा सब, तुम्हें चिंता मत करना, ये मिनिमम मैक्सिमम के मान है, ऐसे दिमाग में छपेंगे जीवन भर नहीं भूल पाओगे। साइन थीटा की रेंज आपने बताई +1 -1 के बीच होती है, क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या बताओ, +1 और 0 के बीच में रहेगी क्या? बेटा कैसे? कैसे? देखो, माइनस में कोई संख्या होती, अगर मैं उसका स्क्वायर करता, माइनस में कोई संख्या होती, अगर मैं उसका स्क्वायर करता पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे साइन थीटा का मतलब था माइनस का 2/3, आपने उसका स्क्वायर किया, प्लस में हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी ना, मतलब मान जो होगा, वो 0 और +1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0 और +1 के बीच में ही चलेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, बेटा साइन क्यूब थीटा तो +1 -1 में आ सकता है ना? हाँ, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब सारे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आप इवन और ऑड से इस बात को समझना, आप इवन और ऑड से इस बात को समझना। आप ये समझना भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि साइन थीटा की पावर अगर ऑड नंबर लगी हुई है, ऑड नंबर, तो रेंज चलती है +1 से -1 की। लेकिन अगर साइन थीटा की पावर इवन लिखी हुई है, इवन सम संख्या, तो भैया रेंज चलती है 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 के बीच में कैसे आई बात समझ में? अच्छा, जैसी कहानी साइन पर है, सेम कॉस पे कर लोगे क्या? जो नियम साइन पे डिटो कॉस पे है। साइन और कॉस भाई भाई हैं, जैसा नियम साइन पे वैसा नियम कॉस पे। साइन में कॉस में कोई फर्क नहीं है, जैसा नियम साइन पे वैसा नियम कॉस पे। साइन और कॉस में आपने कहा जी कोई फर्क नहीं है, हमने साइन को कर लिया, हम कॉस भी कर लेंगे सर। अच्छा, अब बात करते हैं टेन और कोट की। टेन थीटा की रेंज आपने बताई -इनफिनाइट से +इनफिनाइट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे टेन स्क्वायर थीटा की रेंज पूछ लूं, टेन स्क्वायर थीटा की रेंज पूछ लूं, तो क्या ये 0 से इनफिनाइट के बीच होगी क्या? क्या ये 0 से इनफिनाइट के बीच होगी क्या? कम से कम 0 और मैक्सिमम इनफिनाइट। अगर मैं आपसे टेन क्यूब थीटा इसकी रेंज पूछूं बेटा, तो आप देख पाओगे ना, माइनस से प्लस तक कुछ भी हो सकती है। बोलो 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 बोलो। आप मुझे बताना, एक सवाल बताओ बेटा, 17 कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज क्या बनेगी? 17 कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज क्या बनेगी? वेरी गुड, 0 से इन्फिनाइट बनेगी नालायको। अरे इन्फिनाइट को तुम 17 से गुणा करोगे, इन्फिनाइट को तुम 17 से गुणा करोगे, इन्फिनाइट ही रहेगा। कोई 17 बड़ा है इन्फिनाइट? बेटा इन्फिनाइट तो अनंत होता है, अनंत, अनंत पता ही नहीं कितना है। तो भैया उसका 17 गुणा करो, 50 गुणा करो, अनंत रहेगा यार। अनंत को तुम 20 से गुणा करो, अनंत ही रहेगा। जब अनंत है कि आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो 20 गुणा करके भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे इस 17 की जगह पे चाहे तुम कर लो 175, दिक्कत थोड़ी है, तब भी अनंत ही रहेगा बेटा। लेकिन अगर मैं इस सवाल में 175 कॉट 5 थीटा लिख दूं, 5 थीटा, अब बताओ क्या पावर रहेगी बेटा, रेंज क्या रहेगी? तब रहेगी जी माइनस के इन्फिनाइट से प्लस का इन्फिनाइट, ऐसा। तो पावर इवन और ऑड का खेल समझ में आया? पावर इवन और ऑड का खेल समझ में आया? तीसरी बात एक और आ जाओ। सेक थीटा की रेंज आपने बताई, सेक थीटा की रेंज आपने बताई कि सर माइनस के इन्फिनाइट से प्लस का इन्फिनाइट होती है। कोसेक थीटा की रेंज आपने बताई सर प्लस का इन्फिनाइट से माइनस का इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 तथा 1 के बीच नहीं होता। -1 तथा 1 के बीच में मान नहीं होता। लाइन पर मैंने आपको लिखकर बताया था ना, सुनो ये लाइन है, यहां तक जा रहा है माइनस इन्फिनाइट, ये आ रहा है प्लस इन्फिनाइट, यहां आ रहा है 0, ये आ रहा है -1, ये आ रहा है +1। बेटा सेक थीटा ना, सेक थीटा इसमें भी कुछ भी हो सकता है, सेक थीटा इसमें भी कुछ भी हो सकता है। और सेम कहानी कोसेक के लिए, सेम कहानी कोसेक के लिए है। इस वाले डिपार्टमेंट में, इस वाले डिपार्टमेंट में सेक और कोसेक को आने के लिए मना कर दिया। आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो, सेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या बनेगी? कॉमन सेंस लगाना बच्चे, गलती मत करना, ध्यान से बताना, सेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या बननी चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा का मामला क्या बनना चाहिए?
नहीं, प्लस इन्फिनाइट कहां से? दोनों बताओ, दोनों बेटा, दोनों बताओ बेटा। जीरो नहीं, ये बनती है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। 1 से बनती है 1, फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। 1 से क्यों सर? 1 से क्यों? सुनो बेटा, देखो सेक का मान जीरो अनंत से लेकर यहां तक कुछ भी होता, अगर ये नेगेटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में मान तो है ही नहीं, कम से कम मान 1 होगा, कम से कम मान 1 होगा, और इसके आगे कितना ही बड़ा हो सकता है, इसके आगे कितना ही बड़ा बन सकता है। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज भी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी होगी, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी होगी। ये पॉइंट आपको समझने हैं, ये 3-4 बातें आपको समझनी है बेटा, ये 3-4 पॉइंट आपको ऑब्जर्व करने हैं। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? ज्यादा नहीं आई, कम आई, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आ जाए तो सफिशिएंट है। जितना अब तक बताया, जितना अब तक आपको बताया, उतना बेटा को रिपीट करने की नीड तो नहीं है। फिर भी चलो तुमको मैं फटाफट में एक बात लिख के दे रहा हूं, ध्यान देना। हालांकि ये सारी चीजों का रिकैप है। साइन थीटा का मतलब +1 से -1 के बीच हुआ करता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज बताओ 0 से लेकर 1 के बीच होगी क्या? अरे क्यूब में तो वही बनता है, पावर ऑड में तो वही बनता है भाई, पावर ऑड में तो वही बनता है। हाँ, अरे ऑड में बेटा माइनस इनफिनाइट से माइनस प्लस इनफिनाइट होता है, बस वो माइनस और -1 से +1 मान नहीं आएगा बस। दूसरा पॉइंट आप समझना बेटा, कॉस थीटा की रेंज, कॉस थीटा की रेंज वही -1 से +1 है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा के मामले में, कॉस स्क्वायर थीटा के मामले में 1 से 0 बन जाती है बेटा। इस 1 का मतलब +1 है, ध्यान रखना। टेन थीटा की रेंज क्या होती है? टेन थीटा की रेंज, टेन थीटा की रेंज क्या होती है बच्चे? टेन थीटा की रेंज जल्दी बताओ क्या बनेगी? और टेन स्क्वायर थीटा की रेंज, टेन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से लेकर प्लस इंफिनाइट। कॉट थीटा की रेंज, कॉट थीटा की रेंज बच्चे प्लस का इंफिनाइट से माइनस का इंफिनाइट। लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो प्लस का इंफिनाइट और इधर आएगा 0। सेक थीटा और कोसेक थीटा, अब मैं इसमें लिखूंगा नहीं, बस आप समझ लेना कि इनका मान इसके बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन कभी भी -1 और 0, 1 ये +1 के बीच में नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये मैंने बताया नहीं है, बस समझ लो कि ऐसा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की रेंज बनेगी +1 से इंफिनाइट, कोसेक स्क्वायर थीटा की बनेगी प्लस इंफिनाइट से +1, ये वाली। अब देखो पावर एक पावर के लिए है और 2 पावर के लिए है। इस एक पावर को आप कहना ये पावर ऑड का सिस्टम है और ये पावर इवन का सिस्टम है। ये पावर ऑड का और पावर इवन का सिस्टम है, इसे लिख लेना। अब पावर 3 आएगी तो ये कहानी है, 4 आएगी तो ये कहानी है, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, ऐसे। तो इवन और ऑड की तरह मान लीजिएगा और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए अगली बात पे चलते हैं। देखो बेटा, अब एक बात होती है मैक्सिमम और एक बात होती है मिनिमम। कभी कभी तुम्हें किसी चीज का मैक्सिमम मान चाहिए, मैक्सिमम, और एक तुम्हें किसी चीज का न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम मान चाहिए, कम से कम का मतलब वो नेगेटिव में कितना बड़ा हो सकता है, ऐसा। तो ऐसे में देखो जो 4 नियम बनते हैं, पहला 100 + k², 100 + k² का अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चों मैक्सिमम मान कितना बनेगा, मैक्सिमम मान कितना बनेगा? देखो ये मैक्सिमम मान कितना बन सकता है, आप मेरी बात सुनो। मैक्सिमम मान कब बनेगा? व्हेन k इज मैक्सिमम, व्हेन k इज मैक्सिमम, k इज मैक्सिमम। आप मुझे देखो 100 तो एक फिक्स नंबर है, 100 तो एक फिक्स नंबर है, 100 तो कोई नियत नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब k², अब 100 में आप कुछ जोड़ रहे हो, 100 में आप कुछ जोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे आपका नंबर बढ़ता जाएगा ना बेटा। आप जैसे को k को 5 करोगे तो 25 जुड़ेगा, k को 7 करोगे तो 49 जुड़ेगा। तो मतलब k जब अपने मैक्सिमम पे आएगा, k जब अपने मैक्सिमम पे आएगा तो आपको इस चीज का मैक्सिमम मान मिलेगा क्या? जब k अपने चरम पे पहुंच जाएगा तुम्हें इस चीज का मैक्सिमम मान मिलेगा। हाँ, और इस चीज का मिनिमम मान कितना होगा? इस चीज का मिनिमम मान कितना होगा? आप कहना जी 100।
देखो 100 में आप कोई चीज जोड़ रहे हो, 100 में आप कोई चीज जोड़ रहे हो बेटा, मुझे देखो के स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, के स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, के स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होने का मतलब ही नहीं है, मैंने आपको आज ही बताया था, मैंने बताया था कि अगर कोई चीज की पावर 2 है तो या तो उसकी वैल्यू बनेगी बहुत सारी और या उसकी वैल्यू बनेगी 0, कम से कम मान लिख के बताया था ना, कहां गया, लिख के बताया था ना मैंने, यहां कहीं लिखा होगा मैंने कि के ए स्क्वायर का मान कभी भी, ये रहा, ए की पावर इवन का मिनिमम मान 0 होता है, ए की पावर इवन का मान 0 होता है। तो ये वाली बात बताओ आपको समझ में आई क्या कि मिनिमम मान 100 कहने का मेरा अर्थ क्या है, मिनिमम मान देखो 100 में आप कोई चीज जोड़ रहे हो, 100 में आप कोई चीज जोड़ रहे हो, लेकिन आप कहते हो मान रखना मिनिमम, मान रखना कम से कम, तो जोड़ो ही मत, अगर कुछ भी जोड़ोगे तो 100 से बढ़ेगा, कुछ भी जोड़ोगे 100 से बढ़ेगा भाई, जोड़ो ही मत, तुम के को 0 ले लो बेटा, मिनिमम मान 100 बनेगा व्हेन के इज 0, व्हेन के इक्वल टू 0, जब के को आप 0 करोगे ना तो मिनिमम मान आपका 100 बनेगा। पहली बात आपको समझ में आई, पहली बात आपको समझ में आई कि 100 प्लस के स्क्वायर इस चीज का मैक्सिमम मान कितना बनता है जब के अपने मैक्सिमम पे होता है, मिनिमम मान कितना बनता है, मिनिमम मान 100 बनता है, मिनिमम मान 100 बनता है व्हेन के इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा 100 माइनस के स्क्वायर, देखो आप 100 में से कोई चीज घटा रहे हो, 100 में से कोई चीज घटा रहे हो, 100 में से कोई चीज घटा रहे हो, तो मैक्सिमम इसका मान कितना बन सकता है, मेरी बात पे ध्यान देना, मैक्सिमम का मान होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मान कितना होगा बेटा, देखो बड़े से बड़ा मान इसका 100 हो सकता है, 100 भाई, अगर आप बात करें मैक्सिमम मान कितना बनेगा, 100 बनेगा, 100 कब बनेगा, व्हेन के इज इक्वल टू 0। भाई एक बात सुनो, 100 में से कोई चीज घटानी है, 100 में से कोई चीज घटानी है, 100 में से कोई चीज माइनस करनी है, लेकिन आप ये कहते हो कि आपकी वैल्यू बड़ी से बड़ी रहे, आपकी वैल्यू मैक्सिमम रहे, तो आप घटाओ ही मत, घटाओ ही मत भैया, बड़ी से बड़ी रहेगी 100 रहेगी। लेकिन लेकिन दोस्तों मिनिमम मान कब बनेगा, मिनिमम मिनिमम मान कब बनेगा, मिनिमम मिनिमम मान कब बनेगा, जब आप इसमें से के अपने चरम पे ले जाओ, व्हेन के इज मैक्सिमम, जब के अपने चरम पे पहुंचेगा बेटा, के अपने चरम पे पहुंचेगा, के बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, एक के कोई बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, तब इसका मान मिनिमम बनेगा। एक बार ध्यान से इस लाइन को देख के बताओ बात समझ में आई क्या, भाई मैं चाहता हूं अगर कोई चीज को मैक्सिमम रखना है, उसमें से कुछ चीज माइनस करनी है, तो माइनस करो ही मत, वो रहेगा मैक्सिमम, आपने कहा मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, ये दो चीजें क्लियर। तीसरी बात पे आते हैं, एक आपने किया 100 प्लस के स्क्वायर, एक आपने किया 100 माइनस के स्क्वायर, एक आप पॉइंट लिखो के स्क्वायर माइनस 100, एक आप करो बेटा के स्क्वायर माइनस 100, के स्क्वायर माइनस 100, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बेटा बताओ मैक्सिमम कब होगा, जब के कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाए, के कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाए, के कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाए, के इज इट्स मैक्सिमम, रटने वाली बात नहीं है बेटा, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, आपको इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है कि के मैक्सिमम होगा तो इस चीज की वैल्यू भी आपको मैक्सिमम बनेगी। बेटा मिनिमम कब बनेगा, जब के 0 बन जाएगा ना तो मिनिमम वैल्यू बनेगी माइनस का 100, व्हेन के इज इक्वल टू 0। देखिए के बेटा के 0 से, बेटा के स्क्वायर की वैल्यू, बेटा के स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम तो कभी आ ही नहीं सकती, नेगेटिव चीज तो कभी आ ही नहीं सकती ना, तो के स्क्वायर माइनस 100 की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब के अपने मैक्सिमम पे आएगा, मिनिमम कब बनेगी, जब के 0 पे आएगा। ये जब आगे हम सवाल करेंगे ना, धीमे धीमे आपको बातें समझ में आने लगेंगी, आपको यह पता लग जाएगा कि इन सवालों को किस प्रकार में किया जाता है, इन सवालों को किस प्रकार में बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा मेंसुरेशन में ना, सॉरी मेंसुरेशन कहां तो जाता बीच में, मैक्सिमम मिनिमम में ना, मैक्सिमम मिनिमम में 4 प्रकार के पैटर्न बनते हैं, 4 प्रकार के टाइप्स बनते हैं, 4 प्रकार की बातें बनती हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, पहले नंबर के सवाल दोस्तों ये बनते हैं, देखो एक नंबर सवाल दिया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना है, का मैक्सिमम मान भी ज्ञात करना है
और मिनिमम मान भी ज्ञात करना है। एग्जामिनर आपसे कहता कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है बच्चे, देखो दो संख्याएं a और b क्या होंगे, a और b होंगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, a और b क्या होंगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो a की जगह कुछ होगा कुछ b की जगह होगा। तो आप समझना मैक्सिमम मान इनमें से जो होगा ना, वो मैक्सिमम मान पता है क्या होगा, a और b में से जो बड़ी संख्या है वो होगा। और मिनिमम मान इस चीज का क्या बनेगा बेटा, मिनिमम मान इस चीज का क्या बनेगा, जो a और b में से छोटी संख्या है ना वो बनेगा। खत्म। जो a और b में से छोटी संख्या है ना वो बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने आपको एक सवाल दिया कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या बनेगा। इस चीज का बेटा मैक्सिमम मान 4 बन सकता है, और इसका मिनिमम मान क्या बनेगा बेटा, मिनिमम मान 3 बनेगा, 3 से कम कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम मान क्या बनेगा, मिनिमम मान क्या बनेगा, ये दोनों मान मैंने आपको बता दिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हो सकता है और कम से कम 3 हो सकता है। कैसे कैसे ये भी समझो। देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी की बात कर लेते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। बेटा सवाल को ना किसी एक एडिटिव में बदल लो, या तो साइन में ले आओ या कॉस में ले आओ। अब साइन कॉस में बदलना आता ही है। क्या मैं इसको लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये लो 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा बच गया क्या बेटा, बताओ 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा बच गया क्या, 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा बच गया ना। आपका सवाल बन गया 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप मुझे एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो सकती है, cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो सकती है, 0 से 1, 0 से 1। अगर मैं मैक्सिमम मान लूंगा भैया बड़े से बड़ा, मैंने आपको बताया था ना 100 प्लस के स्क्वायर। मैक्सिमम क्या होता है, जब के अपने हाईएस्ट पे हो जाए, जब के अपने हाईएस्ट पे हो जाए तो के का हाईएस्ट तो एक ही संभव हो सकता है, एक। तो मैक्सिमम मान बनेगा 3 और 1 4। मिनिमम मान क्या बनेगा बेटा, मिनिमम मान बन सकता है जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए, 0, तो मिनिमम मान कितना हो गया 3। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से काउंट करके बता दिया, प्रॉपर सलीके में लिखकर बता दिया। लेकिन आप डायरेक्ट ये बात याद रखना कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान a और b में से बड़ी संख्या, मिनिमम मान a और b में से छोटी संख्या। जो भी संख्याएं होंगी उनको चेक करना, उनके बिहाव पर उत्तर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई। एक सवाल मुझे बताना, 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 13 cos स्क्वायर थीटा, बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या बनेगा, मैक्सिमम, और इसका मिनिमम मान क्या बनेगा ये बता दो। मैक्सिमम मान इसका बनेगा 12, मिनिमम बनेगा माइनस का 13। अरे मिनिमम 13 नहीं बनेगा रे नालायको, माइनस का 13 बनेगा। मैंने तुमको फॉर्मेट क्या बताया था याद करो, फॉर्मेट तुमको बताया था a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में सवाल आता है तो यहां पर ये इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि प्लस माइनस 13 लिखकर cos स्क्वायर थीटा कर दूं। तो cos स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है माइनस 13 है, cos स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है माइनस 13 है बच्चे। तो मिनिमम वैल्यू माइनस 13 और मैक्सिमम वैल्यू 12 बनेगी, खत्म। अरे एक नंबर पैटर्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक नंबर की बात समझ आई कि नहीं आई। पहला टाइप आपको समझना है, जब भी कभी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा दिया जाए, मैक्सिमम मान बनेगा ना, मैक्सिमम वो बनेगा a और b में से जो संख्या मैक्स है, जो संख्या बड़ी है वो वाली। मिनिमम मान कब बनेगा, जो संख्या a और b में से मिनिमम है ना वो वाली। बस उसी को देखना है, काम हो जाएगा। पैटर्न नंबर 2 समझे बेटा, 2 नंबर के टाइप के सवाल कीजिएगा। टाइप नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के सवाल बड़े जरूरी हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है बच्चे, इस पर सवाल बहुत बनता है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करना है। पहले वाले तरीके से इस तरीके को अलग करना है, कहीं कंफ्यूज मत होना। वो तरीका अलग है, ये तरीका अलग है। वो तरीका, उसमें स्क्वायर था बच्चे, वो स्क्वायर की बात चल रही थी, ये स्क्वायर की बात नहीं चल रही है। ये अलग पैटर्न का सवाल है, ये अलग पैटर्न की बात है।
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान बनेगा, अधिकतम मान बनेगा, ये बनेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम मान जो बनेगा मिनिमम, ये बनेगा माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बेटा ये इसका मान बनता है, ये इसकी बात बनती है। मैक्सिमम मान बनता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम मान बनता है माइनस के अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपको सवाल दिया जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। बताओ, मैक्सिमम आ गई 5 और ये आ गई -5। बेटा ये जो चीज है, क्या वो ट्रिपलेट का फील आ रहा है? देखो इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर जोड़ना, ये जोड़ना, रूट हो जाए, ये ट्रिपलेट बनाएगा। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट समझ रहे हो? सवाल ऐसा देगा तुम्हें 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, बताओ मैक्सिमम मिनिमम क्या बनेगा? 17 और -17। कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, समझ में आ गया? 15 8 17 ट्रिपलेट की बात आएगी, ट्रिपलेट की बात है, ये फॉलो कर। ये सवाल, ये सवाल देखो बच्चे, ये बात को समझो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो तुरंत देखते ही उत्तर बताओगे, तुरंत देखते ही आंसर बताओगे कि सर 5 और -5 आ गया। कैसे आया? आपको पता है कि मैक्सिमम अगर कभी ज्ञात करना हो तो रेंज होती है सर इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और मिनिमम कभी अगर ज्ञात करना हो मिनिमम, तो बस आगे माइनस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यूज आपकी सेम आती हैं, दोनों को चेक कर। प्रियंका बेटा अभी कुछ नहीं पता, 4 तारीख के बाद बताऊंगा। अभी बैचेस के बारे में कुछ प्लान नहीं किया, 4 तारीख के बाद बेटा बैचेस डिसाइड करेंगे, तब बताएंगे कि कब होगा मेंसुरेशन या क्या होगा आगे। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा ना बच्चे, ऐसे फर्जी काम नहीं करवाना है बच्चे। जो कुछ बताऊंगा वो बताऊंगा डिटेल में। कौन सा स्क्वायर वाला भैया विलेन? इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या? हैं? एक यार मेरे पास क्वेश्चन था, एक पेपर में आया था अभी का। आज समय कितना बचा है? 5 मिनट का ना। अरे उसमें तो बेटा ए और बी में संख्या बड़ी या मान बड़ा, छोटे का मान छोटा। एक सवाल था यार, ये 2020 के पेपर कहां गए? 2020 2020 2020 2020 2020 नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, उसे देखेंगे बाद में। एक बात मुझे देखो ये बता देना, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम जो ए और बी में मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम जो ए और बी में से मिनिमम होगा, खत्म। दूसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका जो मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम वो बनता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम बनता है, वो नेगेटिव कर लेना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं। इतना ही काम है और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। एक बालक आर्यन को समस्या हुई कि आया कैसे। अच्छा लंबी चौड़ी कहानी है, काय करते हो यार? है ये इस पहली बात तो इसका तुम्हारे पास सवाल नहीं आएगा। एक सवाल गलती से आ गया तो मेंस में आएगा, प्री में वैसे ही नहीं आएगा। और ये अगर मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करने की बात आ रही है तो लंबे तरीके में कर लेना। देखो इसका तरीका होता है, आर को लिखते हैं कॉस अल्फा, और ए को बी को लिखते हैं आर साइन अल्फा। तो अगर मैं अपने सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनमें से कॉमन आएगा, अंदर बनेगा कॉस प्लस साइन 1, तो आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आई ना। अब देखो इसमें आर की वैल्यू पुट करो, आर कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस आर साइन अल्फा कॉस थीटा। आर इनमें से कॉमन ले लीजिए, अंदर बनेगा कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चे साइन अल्फा प्लस थीटा का। अब साइन अल्फा प्लस थीटा, बेटा एक बात बताओ, साइन अल्फा प्लस थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? साइन ये एंगल ही तो है, एंगल ही तो है, इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? 1, तो मैक्सिमम मान बनेगा आर। और मिनिमम मान क्या हो सकता है? मिनिमम मान बेटा, मिनिमम मान इसका हो सकता है -1, तो -r। आर की वैल्यू आपने पुट कर रखी है, तो मैक्सिमम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और मिनिमम आ गया नेगेटिव के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे दो चीजें आपको याद करनी है, मान लो ये आपको याद करनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इन सवालों की रेंज होती है, ये इन सवालों की रेंज होती है।
क्या बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? इन प्रश्नों का आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा क्या? तुरंत आंसर कर दिया तुमने। 8 और 6 दिखा, ट्रिपलेट माइंड में क्लिक हो गया, ट्रिपलेट 10 माइनस 10 हो गया, खत्म। 12 5 13 माइंड में आ रहा है क्या? क्या माइंड में 12 5 13 आ रहा है? अरे वाह, तुम तो कह रहे थे तुमको मैक्सिमम आता ही नहीं है, आपने बताया था कि आपको सवाल आते ही नहीं, तुम तो आंसर दे रहे हो भाई, तुम तो बड़े बुद्धिमान बच्चे हो, तुम तो बड़े बुद्धिमान बच्चे हो यार। इसका उत्तर से, अरे ये थीटा प्लस अल्फा के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, एंगल कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। अरे यार तुम तो बड़े बड़े तेज आदमी हो। 15 20 25 होता है क्या? 3 4 5 15 20 25 प्लस 25 माइनस 25, वाह। कई बार बच्चा ये एंगल वेंगल देख के डर जाता है, अरे ये एंगल फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है, तुम्हें एंगल देखने नहीं है। एक्स ये अलग कहानी है, इसकी बात छोड़ो एक बार, यहां तक। स्टार्टिंग के बताओ बेटा, स्टार्टिंग के 5 सवाल क्लियर है क्या? स्टार्टिंग के 5 सवाल जिस थ्योरम पर आए, सी कहा आएगा, सीमो बेटा विलेन बेटा, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा अब एक बात बता दीजिए मुझे, कई बार सवाल ऐसा बन जाता है कि साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, अभी तक तो स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही थी, अभी तक तो स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही थी, वो प्लस की बात चल रही थी, अब मल्टीप्लाई में आ गए। अब मेरे पास सिस्टम में ना, सिस्टम में कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास सिस्टम में कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा का कोई मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 1/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कह सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। 1/2 कॉमन आ गया, बाहर रखा हो, मतलब अंदर वाला फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। थीटा एंगल तो कुछ भी हो, मैंने बताया ना, थीटा एंगल तो 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 5 थीटा हो, तो एंगल है। इस चीज का मिनिमम मान -1, मैक्सिमम मान +1 होता है, और इसका अगर मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो बेटा इस चीज की रेंज -1 से 1/2 से +1/2 आ जाएगी क्या? इस चीज की रेंज -1/2 से +1/2 आ जाएगी। बस इतना काम आज कीजिए। आज तुमको सिर्फ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बताया बच्चे, थोड़ा तरीका बताया, थोड़ी बेसिक सी बात बताई है, थोड़ा सा आइडिया बताया, थोड़ी बात समझ में आई, ज्यादा नहीं आई, कम आई, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो आ गई होगी। चलिए बेटा आज इतना काम करो, फिर बेटा बाकी बातें करेंगे कल के सेशन में, तब आगे पढ़ेंगे बच्चे। शुक्रिया। हाँ बेटा अपडेट सेक्शन बेटा चेक करता हूँ स्टाफ ने सेंड की कि नहीं सेंड की, क्या सेंड किया, अभी देखता हूँ बेटा, मैं करवाता हूँ। धन्यवाद।